प्रिय विद्यार्थियों, हमने प्रबंध के सिद्धांतों की विवेचना की है और हमने इसमें हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की बात कही, टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की बात कही और कुछ अन्य सिद्धांतों की बात कही। आज हम हेनरी फ्यूल के जो 14 सिद्धांत हैं प्रबंध के, उनके बारे में विस्तार से जानने का और उसे समझने का प्रयास करेंगे। उसमें पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य विभाजन का सिद्धांत वास्तव में विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि योग्यता, दक्षता, सुनिश्चितता और शुद्धता अर्जित करने के लिए यह जरूरी है कि कार्यों का समुचित और सही तरीके से विभाजन होना चाहिए और यह विभाजन सभी प्रकार के प्रबंधकीय और तकनीकी कार्यों में किया जा सकता है। इससे उत्पादन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। दूसरा सिद्धांत है उत्तरदायित्व और अधिकार सत्ता और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यूल का कहना है कि जो अधिकार सत्ता का प्रवाह उत्तरदायित्व से होता है। जो प्रबंधक अधिकार सत्ता का प्रयोग करते हैं उन्हें निर्णयों तथा परिणामों के लिए उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन। अनुशासन किसी भी संगठन में उसकी समुचित कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए उचित है, अनिवार्य शर्त है और इसके लिए ज़रूरी है कि सभी संगठनात्मक स्तर पर अच्छे अधिकारी होने चाहिए, सर्वमान्य नियम बनाए जाने चाहिए और न्यायोचित दंड विधान होने चाहिए। इसके बाद चौथा सिद्धांत है प्रबंध का आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को एक अधिकारी के बजाय अनेक अधिकारी से आदेश मिलेंगे तो वो काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। पांचवा सिद्धांत है निर्देशन की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड से अलग है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन निर्देशन की एकता बताता है कि समान उद्देश्यों वाली क्रियाओं का एक समूह हो और उसके लिए एक मुखिया और एक योजना हो। इस तरह से हम देखते हैं कि जहां आदेश की एकता एक व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित है, वहीं निर्देशन की एकता संगठन के समस्त स्तरों पर की जाने वाली समूह के क्रियाओं से संबंधित है। छठा सिद्धांत है व्यक्तिगत हितों की सामान्य हितों के प्रति गौणता। जब संगठन का हित व्यक्तिगत हितों से और समूह के हितों से ऊपर होता है और जब भी इनमें टकराहट होती है तो सदैव संगठनात्मक हितों को वरीयता मिलनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है पारिश्रमिक की। यह सिद्धांत हमें बताता है कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक न्यायोचित और समतामूलक होना चाहिए, जो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे। आठवां सिद्धांत है केंद्रीकरण। यह सिद्धांत अधिकार सत्ता के प्राधिकार के केंद्रीकरण से संबंधित है कि संगठन में किस सीमा तक सत्ता का केंद्रीकरण हो और कितना उसे विकेंद्रित किया जाना चाहिए। उसके बाद नवा सिद्धांत है सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन का सिद्धांत। ये बताती है कि किसी संगठन में कार्यरत व्यक्ति एक दूसरे के साथ उच्चाधिकारी अधीनस्थ के संबंधों में जुड़े रहते हैं। अब यदि आपको किसी बड़े अधिकारी के साथ संपर्क करना है तो उस हायरार्की का, उस सोपान श्रृंखला का पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवस्था, ऑर्डर। यह सिद्धांत बताता है कि सही व्यक्ति को सही कार्य मिले और प्रत्येक वस्तु अपने उचित स्थान पर हो। 11वां सिद्धांत है समता। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संगठन में सभी कर्मचारियों के साथ न्याय संगत, निष्पक्ष तथा समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। संस्था के
मुख्य अधिशासी का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी स्तरों पर लोगों के मन में समता का बोध उत्पन्न हो। उसके बाद 12वां सिद्धांत है सेवी वर्गियों के कार्यकाल में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। प्रबंधकीय नीतियाँ समुचित कार्य सुरक्षा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। कर्मचारियों का जितना आवर्तन होगा, टर्नओवर होगा, उतना ही प्रबंध निकृष्ट होगा बनेगा और इस संस्था के हित में नहीं होगा। 13वां सिद्धांत है पहलपन, इनिशिएटिव। पहल का मतलब होता है किसी योजना पर विचार करना और उसे क्रियान्वित करना। तो जो संगठन के प्रबंधक हैं, उपक्रम के प्रबंधक हैं, संस्था के जो प्रबंध करने वाले लोग हैं, उन्हें ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे कि उनके अधीनस्थों को पहल करने एवं उत्तरदायित्व उठाने हेतु प्रोत्साहन मिल सके। इससे कुशल व योग्य कर्मचारियों को उच्च स्तरीय संतुष्टि मिलती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करके हेनरी फ्योल ने जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अधीनस्थों की सहभागिता की ओर संकेत किया है। यानी कि डिसीजन मेकिंग में यदि निर्णय लेने में यदि अधीनस्थों को सहभागी बनाया जाएगा, उन पर विश्वास किया जाएगा, उन पर भरोसा किया जाएगा, तो वे पहल करके कोई कार्य करेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे, उनमें उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी और संस्था के लिए, संस्था के हित में वो काम करेंगे और उनका विकास होगा। और अंतिम है 14वां सिद्धांत है सहयोग की भावना, एस्पिरिट डे कॉर्प्स। हेनरी फ्योल का कहना है कि कर्मचारियों के बीच परस्पर सहयोग व टोली भावना, टीम स्पिरिट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इस टीम स्पिरिट यानी कर्मचारियों की जो सहयोग की भावना होती है उसके दो दुश्मन हैं। पहला है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। दूसरा है लिखित संप्रेषण का दुरुपयोग। तो संगठन में डिवाइड एंड रूल को नहीं अपनाया जाना चाहिए, उसके विपरीत टीम भावना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लिखित जो संचार होता है वह मौखिक संचार का पूरक होता है। मौखिक संचार से अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो जो मौखिक संचार है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, मौखिक संचार मजबूत। तो इस तरह से सहयोग की भावना बढ़ती है और सहयोग की भावना बढ़ने से संस्था में लोग मिलजुल के काम करते हैं, जो संगठन की सफलता के लिए और प्रबंध की कुशलता के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से प्रबंध के इन 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है हेनरी फ्योल ने किया है। थैंक यू।